देखो स्ट्रेन आपने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ लिया था। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है? रिजल्ट इसका चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ऊपर से बंद कर दो। और एक था आपका शेयरिंग स्ट्रेन, और इसको हम लोगों ने किससे किया था? थीटा से। और ये भी आप अभी बता रहे हो हमको कि जो स्ट्रेस है इज इंटरनल पैरामीटर। पैरामीटर मतलब फिजिकल टर्म, but always form in presence of external deforming force। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल का नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेस को नहीं देख पाएंगे। एक पॉइंट आपने ये बता दिया। जैसे अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स टेंसाइल नेचर लगा दें, डिफॉर्मिंग फोर्स टेंसाइल नेचर है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था वो ये है। अच्छा ये बताओ, टेंसाइल नेचर का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से स्ट्रेन कौन सी मिलेगी? सुपरफिशियल और लॉन्गिट्यूडिनल। और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर टेंसाइल नेचर होगा तो या तो लेंथ चेंज होगा, या फिर वॉल्यूम चेंज होगा, और या फिर एरिया चेंज होगा। ये डिपेंड करेगा आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। सपोज कर लो कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वायर, और इस वायर में हमने टेंसाइल नेचर का डिफॉर्मिंग लगा दिया, तो हम देख सकते हैं कि इसमें तो चेंज होगी लेंथ। और अगर आपके पास में है एक बॉल है आपके पास में, इसमें अगर आपने टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा दिया तो वॉल्यूम, क्योंकि इस बॉल में कैसा है? वॉल्यूम अवेलेबल है और वायर में लेंथ अवेलेबल है। अगर आपके पास में कोई सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई ये शीट है आपके पास में, इसमें अगर टेंसाइल नेचर का एफर्ट्स लगाओगे तो एरिया चेंज होगा। टेंसाइल मतलब खींचना, टेंसाइल का मतलब क्या है? खींचना। तो अब ये तुमने कहा कि लेंथ भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है। चेंज होने का तरीका कैसा होगा? डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा टेंसाइल नेचर में? ऑलवेज। और यहाँ पर जो है लेंथ इंक्रीज करेगी जब टेंसाइल नेचर एफर्ट्स लगेगा। लीजिए चेंज को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और जो आपका एरिया है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो टेंसाइल नेचर का जब एफर्ट्स लगेगा तो सारी की सारी चीज़ें जो है इंक्रीज करेंगी। हम लोग एरिया पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारे पास में या तो ऑब्जेक्ट लीनियर होगा या फिर कैसा होगा? वॉल्यूमेट्रिक। एंड दैट इज़ वाई वी फोकस ओवर द लेंथ एंड वॉल्यूम। तो लीजिए, तो जो स्ट्रेस होगा वो किस नेचर का होगा? मेरा क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं आया। मैं पूछा था अगर डिफॉर्मिंग फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो आपका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा? वो भी टेंसाइल नेचर का होगा। भाई अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे तो जो इंटरनल वाला पैरामीटर स्ट्रेस है वो भी कैसा होगा? वो आपके अपोजिट अपने आप को जो है खींचेगा। लेकिन ये काम कब करेगा? जब डिफॉर्मिंग हटा लोगे। जब डिफॉर्मिंग हटा लोगे तभी तो ये एक्शन मोड में आएगा, उसके पहले तो एक्शन मोड में आएगा नहीं। तो ये आंसर अब आपने दे दिया कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स टेंसाइल नेचर है तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस विल बी ऑल्सो टेंसाइल इन नेचर। और इस सारी की सारी सिचुएशंस में
जो स्ट्रेन है वो कौन कौन सी स्ट्रेन चेंज होंगी, तो आंसर है लेंथ और वॉल्यूम। अच्छा, अगर इस डिफॉर्मिंग हमारा जो है कंप्रेसिव नेचर का है, डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेसिव नेचर का डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो अब बताइए स्ट्रेस कैसा होगा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेस करना यानी कि दबा देना, तो अगर आपके पास में डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है तो जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, वो भी कंप्रेसिव होगा, एंटी होगा, लेकिन डिफॉर्मिंग आपसे जो होगा वो जस्ट क्या होगा, अपोजिट। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से बॉल ले लिया और इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो हमारे अपने कंप्रेस का तरीका जो है वो कैसा होगा, अप से डाउन, तो जो आपका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा वो कैसा करेगा, डाउन से अप। तो अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कंप्रेसिव नेचर हो तो उस समय जो करस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव। आ जाओ बेटा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये बताइए कि कंप्रेसिव नेचर का जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो लेंथ और वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कंप्रेसिव नेचर का जो ये डिफॉर्मिंग है ये लेंथ को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। आप बताइए, लेंथ को डिक्रीज या फिर इंक्रीज। लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज, और वॉल्यूम को क्या करेगा, डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस का क्या मतलब है विषय, लेकिन तो डिफॉर्मिंग हट कहाँ गया, डिफॉर्मिंग जब हटेगा तभी तो वो एक्शन में आएगा। और क्या भाई, आप जो है ये सारा का सारा जो चेंज है कब काउंट करोगे, जब डिफॉर्मिंग लगा दोगे, लगा के रखा होगा तभी तो काउंट करोगे। क्योंकि अगर तुमने डिफॉर्मिंग हटा लिया तो ओरिजिनल शेप और साइज फिर से आ जाएगी, तब तो फिर काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो ये हम सोच सकते हैं कि जब डिफॉर्मिंग हमने लगाया है तभी हम लेंथ में चेंजेस काउंट करेंगे, जब हमने डिफॉर्मिंग लगाया हुआ है तभी हम वॉल्यूम में चेंजेस काउंट करेंगे, क्योंकि डिफॉर्मिंग हटा लेने के बाद तो ओरिजिनल शेप और साइज हो जाएगी, और वो किसकी वजह से आएगी, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वजह से। तो यहाँ पर जो है लेंथ डिक्रीज कर सकती है, अगर मैं इस मार्कर को कंप्रेस कर दूं इलास्टिसिटी की अंडर लिमिट में, तो इसकी लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसी तरीके से अगर मैं किसी वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट को जो है कंप्रेसिव वाला एफर्ट्स लगा दूं तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना ये बात। और एक है आपका स्ट्रेस, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है, डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल, तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस विल बी टेंजेंशियल। भाई अगर आपने जो है किसी ऑब्जेक्ट पर एक टेंजेंशियल एफर्ट्स लगाया है, ABCD ये कोई ऑब्जेक्ट है और आपने एक एफर्ट लगाया है, ये आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है AB पर, टेंजेंट करते हुए, टच करते हुए। तो ये जो A वाला पॉइंट है वो शिफ्ट होके यहाँ आ गया और B वाला पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, तो A वाला पॉइंट A डैश पे शिफ्ट कर गया और B वाला B डैश पर शिफ्ट कर गया। इस वाली सिचुएशन में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, और इन माइनर चेंजेस को हम लोग किस में काउंट करते हैं, एंगल्स में। करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेन। तो अगर हमारा जो है एक्चुअल डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल है तो इसके एंटी में जो आपका स्ट्रेस होगा इंटरनल वाला वो भी कैसा होगा, टेंजेंशियल। लेकिन दिमाग में रखो अभी आपका वो स्ट्रेस कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक है तब तक उसको कुछ भी नहीं करना है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाएगा
फिर वो रिगेन में ये सारा काम करेगा, ठीक है ना। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इतना लेंथ चेंज हुआ करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल लेंथ ये, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाएगा तो उतना ही लेंथ में चेंज होगा करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल, लेकिन कैसा, एंटी में। जैसे मान लीजिए लेंथ का चेंज, लेंथ बढ़ गई तो मैंने कहा लेंथ का चेंज कितना आया, प्लस में लेंथ का चेंज आया। पहले लेंथ कितनी थी, आपने कहा पहले लेंथ 2 मीटर थी, अब कितनी हो गई, हमने कहा 2.5 मीटर हो गई। तो अब कितना लेंथ में चेंज आया, डेल्टा एल, तो हम बोलेंगे 2.5 माइनस का 2, तो ये देखो 0.5 आ गया। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो अब जो स्ट्रेस है उससे पूछो क्या होगा, तो स्ट्रेस के लिए इनिशियल लेंथ कितनी होगी 2.5 और बाद वाली लेंथ कितनी होगी 2, तो उसके लिए डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 0.5 होगा ना, माइनस का 0.5 होगा, तो होगा ना, माइनस का 0.5 नहीं होगा। फिर से पूरी बात को सुनो, जैसे किसी का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, डिफॉर्मिंग ने वॉल्यूम बढ़ा दिया, डिफॉर्मिंग लगा और वॉल्यूम बढ़ करके हो गया 25 मीटर क्यूब, तो हमने कहा वॉल्यूम में चेंज बताओ, तो आप बोलते हो फाइनल वाला माइनस का इनिशियल वाला कितने का चेंज हो गया 5 मीटर क्यूब। अब डिफॉर्मिंग जब लगा हुआ है तब डिफॉर्मिंग की एब्सेंस में, डिफॉर्मिंग की एब्सेंस में कौन एक्शन में आएगा, स्ट्रेस। जरा अब स्ट्रेस वाले से पूछो, तो स्ट्रेस कहेगा मुझे जाना यहाँ तक है और मैं हूँ यहाँ पर, तो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग देखो तो फाइनल क्या हुआ, इनिशियल क्या हुआ, तो जरा स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग देखो, डेल्टा वी बराबर कितना होगा 20 माइनस, तो ये -5 होगा। तो सीखने वाली केवल बात ये है कि जब आप डिफॉर्मिंग लगाओगे तो सारे के सारे जो एक्शन होंगे वो कैसे होंगे, प्लस में होंगे, और जब आप डिफॉर्मिंग हटा लोगे वही सेम एक्शन होगा लेकिन माइनस में होगा। डिफॉर्मिंग की सिचुएशंस में एक्सटर्नल एफर्ट्स की वजह से वो सारे के सारे काम होंगे, एरिया चेंज होना, लेंथ चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना, ये सारे के सारे फीचर्स चेंज हो होंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल। लेकिन जब डिफॉर्मिंग को आप हटा लोगे सेम यही प्रोसेसिंग चल रही होगी, लेकिन वो किसकी वजह से, इंटरनल। क्लियर है ना ये बात। तो आज की क्लास की जो स्टार्टिंग है वो इसी पॉइंट को लेकर के है कि अगर हमारा डिफॉर्मिंग जिस भी नेचर का है तो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसी नेचर का होता है। इस पॉइंट को यहाँ पर हमने 3 पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। हर चीज़ लिखाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपका एक्सटर्नल कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो जो इंटरनल वाला स्ट्रेस है वो उसको डिक्रीज करेगा जब उसको मौका मिलेगा। अगर आपका एक्सटर्नल कोई चीज़ डिक्रीज कर रहा है तो जो करस्पॉन्डिंग आपका इंटरनल स्ट्रेस होगा वो उसको इंक्रीज करेगा। अगर आप डिफॉर्मिंग से होने वाले चेंजेस को प्लस कहते हो तो स्ट्रेस से होने वाले चेंजेस को क्या बोलोगे, माइनस। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, अगर डिफॉर्मिंग ने प्लस का एक्स अमाउंट चेंज किया है तो स्ट्रेस का जो इंटरनल वाला पैरामीटर्स है वो भी कितना चेंज करेगा, एक्स। और ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, एक प्लस होगा दूसरा माइनस, तो ओवरऑल चेंज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अब आगे देखिए भाई, 3 तरीके की आपको स्ट्रेन मिल चुकी थी लास्ट वाली क्लास में और 3 तरह के स्ट्रेस आ चुके हैं। पहला नंबर पे स्ट्रेस है टेंसाइल वाला स्ट्रेस, सेकेंड नंबर पर है कंप्रेसिव वाला स्ट्रेस, और थर्ड नंबर पर जो स्ट्रेस है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो 1 बाई 1 हमने सबसे पहले किसको काउंट किया है, अभी नोट नहीं करिएगा, हमने सबसे पहले काउंट किया है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस काउंट किया और टेंसाइल स्ट्रेस से आने वाला जो लेंथ चेंज है वॉल्यूम में भी चेंज होगा, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो दिमाग में मेरे क्या केवल क्या चल रहा होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट। कि जो लीनियर वाले ऑब्जेक्ट हैं, फॉर लीनियर वाले ऑब्जेक्ट यानी वायर के जैसे लीनियर वाले ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जिनमें मेनली लेंथ है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ऐसे ऑब्जेक्ट वायर मिल जाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, आपको रॉड मिल जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मेन लेंथ होती है उनको लीनियर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लीनियर वाले ऑब्जेक्ट पर हमने जो है टेंसाइल वाला स्ट्रेस लगा दिया, तो कॉमन सेंस की बात है केवल क्या चेंज होगी, लेंथ। तो नीचे जो स्ट्रेन होगी वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल।
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी करेस्पॉन्डिंग। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को कहते हैं यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस थॉमस यंग साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर, और कैपिटल वाई से लिखते हैं। अब हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। विजन क्लियर करते रहना, जहां जो डाउट हो बताना जब मैं फाइनली आपसे कहूं कि इसको लिख लो। वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम एफर्ट्स लगाएंगे। वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है? गैसेज आ सकती हैं, इनके पास तो वॉल्यूम ही होता है हमेशा। वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं? फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आ गया। या इंटेंशनली तुमने एक वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि स्फेयर जैसा है, आपने एक वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि क्यूब के जैसा है। तो ऐसे जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं वो वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं। और आपने एफर्ट्स कौन सा लगाया है? कंप्रेसिव नेचर का। कंप्रेसिव नेचर का एफर्ट्स लगा दिया, कंप्रेसिव नेचर एफर्ट्स। या फिर आपने एफर्ट्स कौन सा लगा दिया है? टेंसाइल नेचर का। कंप्रेसिव नेचर का एफर्ट्स लगा सकते हो, टेंसाइल नेचर का एफर्ट्स लगा सकते हो। अच्छा, अगर आपने कंप्रेसिव नेचर का एफर्ट्स लगाया है तो वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। अगर आपने टेंसाइल नेचर लगाया है तो क्या करेगा? इंक्रीज। ये क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, ये सबसे मेन पॉइंट है जो हमने सिचुएशन तैयार की है। तो नीचे जो स्ट्रेन हमने लिया वो वॉल्यूमेट्रिक ले लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और हम इसको कैपिटल बी से लिखेंगे, कुछ किताबों में कैपिटल के से लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर चलते हैं भाई। हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस ले लिया है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है हम किस तरीके के ऑब्जेक्ट में लेंगे, जैसा भी हो, देखो मेरे पास में जो नोटबुक है वो कैसी है? सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल है। और हमने इस पर टेंजेंशियल एफर्ट्स लगा दिया, इस फिंगर से, इस वाली फिंगर से टेंजेंशियल एफर्ट्स लगाया, और इससे भी टेंजेंशियल एफर्ट्स लगा दिया। तो ये आपकी सुपरफिशियल है। इस पेन पर, ये लेंथ वाला पेन है, इस पर टेंजेंशियल एफर्ट्स लगाया। आप सिचुएशन पे ध्यान देना, ये भाई इस वाली फिंगर से हमने इस पर क्या एफर्ट्स लगाया? टेंजेंशियली तो लगाया, और इसको हल्का सा क्या कर दिया? बेंड कर दिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए ऑब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे वो लेंथ वाला हो, चाहे वो वॉल्यूम वाला हो, चाहे वो सुपरफिशियल हो, डजंट मैटर। टेंजेंशियल जैसा नाम है वैसा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी जहां पर भी एफर्ट्स लगाओगे वो सरफेस को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेगा? टच करेगा, जस्ट लाइक ए टेंजेंट। तो अब टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर लगा दिया तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कौन सी होगी? टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसी टेंजेंशियल स्ट्रेन को तुमने क्या रख दिया, कहा था? शियरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। तो अब जो आपका रेशियो है इसको कहते हैं रिजिड मॉडुलस। और रिजिड मॉडुलस को हम लोग किससे लिखते हैं? ईटा से। तो वाई आपका यंग मॉडुलस अप्लीकेबल फॉर द लंबाई वाले ऑब्जेक्ट, एंड कैपिटल बी या के इज द बल्क मॉडुलस अप्लीकेबल फॉर द वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट, एंड शियरिंग रिजिड मॉडुलस तो अप्लीकेबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट। केवल आपका जो एफर्ट्स है वो कैसा होना चाहिए? टेंजेंशियल। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, सब एक बार हो जाएं फिर आप कॉपी करिएगा। अब हम क्या करते हैं, लेटरल समझते हो आप लोग? लेटरल मीन्स, लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल मीन्स परपेंडिकुलर टू लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेटरल को क्रॉस सेक्शन भी आप कह सकते हो। वैसे लेटरल का मतलब जो है परपेंडिकुलर टू लेंथ है। तो अगर हम इस मार्कर की बात करें, हम एक सिलेंडर की बात करते हैं, एक सिलेंडर की बात करते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसका कि लेंथ L है,
और इसका जो डायमीटर है वो d है। ठीक, हमने इसमें एफर्ट्स लगाया, इसकी लेंथ को हमने क्या किया, चेंज किया, तो लेंथ में चेंजेस आया डेल्टा एल का। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डायमीटर? अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डायमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लेंथ बढ़ करके एल प्लस डेल्टा एल हो गई, तो अपना जो ये डायमीटर है वो कम होकर के क्या हो गया, डी माइनस डेल्टा डी। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें कि थिकनेस काउंटेबल हो। वैसे होगा तो ये हर जगह, आप किसी वायर को भी खींचो ना तो भी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। लेकिन वायर अपने आप में इतना कम थिकनेस का होता है कि लेंथ के कंपेयर में उसकी थिकनेस कैसी है, इग्नोर करने वाली है। इसलिए वहां पर जो डायमीटर में चेंजेस होंगे, जो रेडियस में चेंजेस होंगे, उनको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो अब यहां पर हम लोग थिकनेस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर लेंथ को हम कम करेंगे, अगर लेंथ को हम कम करेंगे तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लेंथ के परपेंडिकुलरली जो आपकी डायमेंशन है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो हमेशा आपके लेंथ के करस्पॉन्डिंग कैसे होंगे, इनवर्स। यानी लेंथ अगर बढ़ेगी तो वो क्या होगी, कम होगी, और लेंथ अगर कम होगी तो वो क्या होगी, बढ़ेगी। और लेंथ के परपेंडिकुलर जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहने वाले हैं, लेटरल। और लेंथ के अलोंग जो चेंजेस होते हैं उसको क्या कह चुके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पर जो एग्जाम्पल आपके सामने आया उससे आपको ये बताने की कोशिश की गई कि जो लेटरल है, लेटरल चेंजेस जो होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे लॉन्गिट्यूडिनल चेंजेस। कंफर्म करिए पहले इसको, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? एक बार और देखिए, ये रहा आपके पास में थिकनेस रोल प्ले करनी चाहिए अगर आप इसको जानना चाहते हो। एक बार ये फिर से थिकनेस है, आपके पास में ये लेंथ L है और ये डायमीटर D है, आपने कंप्रेस कर दिया। तो प्रैक्टिकल आप अगर सोच के देखो तो जब इसको कंप्रेस करोगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी कम, L माइनस डेल्टा L, और डायमीटर हो जाएगा ज़्यादा, D प्लस डेल्टा D। तो लेंथ में जो चेंजेस आते हैं और जो डायमीटर में जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हम पहले ही बता चुके कि लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो इसका मतलब है कि लेटरल वाली जो स्ट्रेन होगी, भाई अगर मैं आपसे पूछूं पहले कितना डायमीटर है, आप बोलोगे D है, बाद में कितना है, D प्लस डेल्टा D है। तो जरा स्ट्रेन निकालो। तो स्ट्रेन का ओरिजिनल फार्मूला लास्ट क्लास में क्या था, चेंज अपॉन इनिशियल, याद है? डेल्टा माने चेंज, आई माने इनिशियल। तो डायमीटर का चेंज कितना आएगा, डेल्टा D, और इनिशियल वाला डायमीटर कितना है, D। जरा लेंथ के लिए निकालो। तो लेंथ के लिए जब निकालोगे तो लेंथ का चेंज कितना है, डेल्टा L, इनिशियल कितना है, L। लेकिन लेंथ के चेंज को हम लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, इसलिए इस वाली स्ट्रेन को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल। और लेंथ के परपेंडिकुलर जो चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेटरल। इसलिए इस वाली स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, लेटरल। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं लेटरल वाली स्ट्रेन और अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल वाली स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल वाली स्ट्रेन। तो भैया इस रेशियो को बोलते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा आपका क्या कहलाता है, पाइसन रेशियो। इलास्टिसिटी में ये चार लोग इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से फेमस हैं। यंग मॉडुलस एप्लीकेबल फॉर द लीनियर ऑब्जेक्ट, बल्क मॉडुलस वैलिड फॉर द वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट, टेंसाइल रिजिड मॉडुलस एप्लीकेबल फॉर एनीवन, कोई भी हो, और लेटरल एप्लीकेबल फॉर दोज हैविंग द थिकनेस आल्सो। यानी कि अगर आप सिग्मा के बारे में, सिग्मा फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें थिकनेस को इग्नोर करना पॉसिबल ना हो। ठीक है ना? तो फाइनली हम इस चीज़ को आपको जो है समराइज करके छोड़ देते हैं
कि आज की आपने क्लास में इलास्टिसिटी की फर्स्ट क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या क्या नए पॉइंट इंट्रोड्यूस किए हैं। आपने ये जाना है कि अगर डिफॉर्मिंग टेंसाइल नेचर का है तो जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होता है वो भी कैसा होता है, टेंसाइल। अगर डिफॉर्मिंग आपका कंप्रेसिव है तो जो स्ट्रेस है वो भी कैसा होता है, कंप्रेसिव। अगर डिफॉर्मिंग आपका टेंजेंशियल है तो करस्पॉन्डिंग आपका जो स्ट्रेस है वो भी टेंजेंशियल है। और सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल नेट चेंज कितना होता है, 0। जब मैं बोलूंगा नेट चेंज तो यानी कि चेंज ड्यू टू डिफॉर्मिंग एज वेल एज चेंज ड्यू टू स्ट्रेस आल्सो। और अगर तुम ये डिफॉर्मिंग के चेंजेस को प्लस कहते हो तो स्ट्रेस के चेंजेस को क्या बोलोगे, माइनस। तो नेट चेंज ऑलवेज 0 रहता है डिफॉर्मिंग और स्ट्रेस की वजह से। इसके बाद में फिर हमने बात की है एक बार फिर से जनरल पॉइंट 1, जनरल पॉइंट 2 और जनरल पॉइंट ये 3 और जनरल पॉइंट है 4। इनके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ कहानी सुना करके डेफिनेशंस नहीं बनानी है, सीधे टू द पॉइंट चलना है। यंग मॉडुलस क्या है, फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट दिस बाय दिस इज कॉल्ड द यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, फॉर वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट दिस बाय दिस इज इक्वल टू कॉल्ड द बल्क मॉडुलस। एंड फॉर एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का फीचर्स लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, तो फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दिस रेशियो बाय दिस रेशियो इज कॉल्ड द रिजिड मॉडुलस। एंड वेरी स्पेशल इफ यू काउंट द थिकनेस इंक्लूडिंग द लेंथ। जब तुम लेंथ के साथ थिकनेस को काउंट करोगे तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो डायमीटर है, लेंथ के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है वो क्या कहलाती है, लेटरल। तो उसमें होने वाले चेंजेस भी क्या है, लेटरल। और लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो क्या है, पाइशन। सीक्वेंस में लिखो 1 2 3 इधर और उधर भी 1 2 3 4। कि वाई यंग मॉडुलस कैपिटल बी या फिर कैपिटल के, ईटा एंड सिग्मा नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिसिटी की डिस्कशन में ये आए हैं, नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। तो देयर आर 4 इलास्टिक कांस्टेंट। डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं, डेरिवेशन नहीं करा रहे इसका। y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन का डेरिवेशन नहीं करा रहे कि y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा कैसे आता है। एंड y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर पाओगे इनसे। आगे ऐसे लगाना, कौन नहीं है, 4 में से कौन नहीं है, उसी को गायब कर दो। तो देखो यार यहीं से गायब हो जाएंगे कि y इज इक्वल टू होता है 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा, और y इज इक्वल टू है 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड बराबर कर लो। 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। लेकिन अभी ड्रॉप मत करो, ऐसे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर लो। सिग्मा सिग्मा एक तरफ, बाकी चीज़ें एक तरफ, इस तरीके की सेटिंग बना लो। तो यहाँ से आ गया 2 ईटा प्लस का 2 ईटा सिग्मा, और यहाँ पे 3 के माइनस का 6 के सिग्मा। सिग्मा वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, 2 ईटा सिग्मा प्लस 6 के सिग्मा और 3 के माइनस का 2 ईटा। सिग्मा कॉमन ले लो भाई, क्या बनेगा 2 ईटा प्लस 6 के इज इक्वल टू 3 के माइनस का 2 ईटा। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ गया 3 के माइनस का 2 ईटा। कैलकुलेशन देख लेना, 2 ईटा प्लस का 6 के। तो जब आप इसको कॉपी करें तो कैलकुलेशन के व्यू से करें, आप भी कैलकुलेट करते हुए कॉपी करना, सही है। तो अब नया चैलेंज आपको मिला कि भाई ठीक है ये तो आपने कर लिया, तो अब कहता है कि रिलेशन निकालिए। किनके किनके बीच में रिलेशन निकालिए, ध्यान दें। y ईटा एंड के, बोलो यहां कौन गायब हो गया, करो गायब सिग्मा। ये बैकबोन है रिलेशंस की,
ये दोनों इक्वेशंस अपने आप में कंसेप्चुअल वे में जो है बाकी के रिलेशंस के लिए बैकबोन का काम करेंगे। तो इसको भी आप निकालिए, सिग्मा गैप करके देखें क्या निकल के आता है आपका रिजल्ट। पहले आप भाई देखो यहाँ पे वाई ईटा के का रिलेशन चाहिए, कौन गायब है? सिग्मा गायब है। बैकबोन से पूछो, ये बैकबोन है रिलेशंस की, तो बैकबोन आपको बताता है कि y इज इक्वल टू है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहां से y बाई 2 ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। तो देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? y बाई 2 ईटा माइनस 1। चलते हैं दूसरे बैकबोन पर। कांस्टेंट कनेक्शंस की दो ही बैकबोन है, तो y इज इक्वल टू है 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो y बाई 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहां से 2 सिग्मा इज इक्वल टू हो गया y बाई 3k माइनस का 1। तो यहां से सिग्मा बराबर आ गया y बाई 3k माइनस का हाफ। अभी तक जो काम किया हमने सही है, कोई गलती तो नहीं है इसमें हमारे कनेक्शन इस रिलेशन में? जो लोग फॉलो कर रहे हैं इसको सही बताएं, सही है ना अभी तक? ठीक। अब दोनों सिग्मा बराबर कर लो यार। तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया y बाई 2 ईटा माइनस का 1, और ये आ गया y बाई 3k माइनस का हाफ। इस तरफ ले जाओ इसको। सर वहाँ पे वो चीज़ गलत है। कहाँ पर? y अपन 3k इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा। हाँ, तो फिर इसके आगे हमने क्या लिखा? इसके आगे हमने 2 सिग्मा को इधर जाने दिया और 1 माइनस वाई बाई 3k। हाँ, ये गलती है, आपने सही पकड़ी। ये आ गया 1 माइनस वाई बाई 3k। तो अब सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाई 2 माइनस y बाई 6k। 2 से पूरे में डिवाइड किया। तो बहुत सही समय पर आपने इसको सही करा दिया। इक्वेशन 1 और 2 बराबर कर लो। तो ये आ गया 1 बाई 2 और माइनस का y बाई 6k। y और y के टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। तो y बाई 2 ईटा प्लस का y बाई 6k और 1 बाई 2 प्लस का 1। तो ये आ गया y कॉमन 1 बाई 2 ईटा और 1 बाई 6k, और ये कितना आ गया? 3 बाई 2। इसको y को इधर भेजो, तो 1 बाई 2 ईटा और 1 बाई 6k इज इक्वल टू 3 बाई 2k। 2y, सॉरी 2y। अब क्या करें, इधर से कुछ 2 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? तो कॉमन कर लिया जाए। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई ईटा और 1 बाई 3k इज इक्वल टू 3 बाई वाई। आ गया। अच्छा, अगर आपको ये नीचे का 3 अभी भी परेशान कर रहा है, तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा? 3 बाई ईटा 1 बाई के इज इक्वल टू 9 बाई वाई। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था। तो वो जो बैकबोन आपकी हैं वो अगर अच्छे से याद हैं तो बाकी के रिलेशंस आप बना ले जाओगे। और वो कैसे बनती हैं वो अभी मत जानिए, फाउंडेशन लेवल पे आप केवल रिलेशन जानिए कि हाँ ये रिलेशंस होते हैं बस। ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है और हमने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये A है।
डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, मेरे इस डिफॉर्मिंग फोर्स से जो काउंटेबल है वो क्या होगी, चेंज इन लेंथ। तो यहां पर हम लीनियर ऑब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो हमने कहा अगर लीनियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यंग मॉडुलस की ही याद आनी चाहिए। फंडा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस है कि इस वाली स्ट्रेस का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, और इस वाले स्ट्रेन का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, लास्ट वाली क्लास में फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है यहां वाले केस का, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो मान लिया है कि किसी इंस्टेंट में जो चेंज इन लेंथ है वो x का है। बात को समझना जनरल वे में, कि अभी अपने पास एफर्ट्स लगाया ही है और बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए काउंट किया है कि एफर्ट्स लगाने के कुछ ही समय बाद लेंथ में कितना चेंज आया। तो वो छोटा सा चेंज था, उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है ना ये बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x यहां पर जो है चेंज इन लेंथ है, ये कहीं भूल ना जाओ, मैं लिख देता हूं, x है चेंज इन लेंथ। तो ये आया y इज इक्वल टू फोर्स मीन्स F, मान लिया F फोर्स लगा रखा है, और एरिया तो हमने आपको बता दिया क्रॉस सेक्शन A है, और ये x बाई एल, यहां से y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन में ax। तो F इज इक्वल टू हो गया yx a बाई एल। ये फोर्स हमने लगा रखा है। क्लियर इतनी बात। अब इसके आगे जो है, जब हमने ये काम किया, जब हमने फोर्स लगाया तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो उस वर्क डन को निकाल लिया जाए भैया। तो क्योंकि हमने बहुत तुरंत यानी मोमेंटरली काउंटेबल सारी की सारी चीजें हैं, तो जो वर्क डन होगा वो छोटा सा ही होगा। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा छोटा सा फोर्स, और इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेट कर लिया जाए। ठीक है, जहां पर भी आपको लगे कि यहां मुझे कुछ पूछना है तो बताइएगा। तो फोर्स हो गया आपका, और यहां डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया y x a बाई एल, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, dx। तो ये आया आपका y a बाई एल और x dx। तो x यहां पर क्या है, चेंज, और dx यहां पर क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि शुरू में कितना चेंज था, तो आप बताओगे कि शुरू में इनिशियल चेंज कितना था, 0, और अब कितना चेंज हुआ, तो हमने कहा अब फाइनली डेल्टा एल तक चेंज हुआ। तो यानी जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर के कहां तक है, डेल्टा एल तक है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, y a बाई एल, और इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से डेल्टा एल। W इज इक्वल टू, ये वाला हाफ बाहर कर लो, हाफ y a बाई एल, पहले इसको लिखोगे डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू आया, बाई 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आ गया y a बाई एल, और साथ में डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर था ना। अब हमने कहा कि जरा वॉल्यूम से पूरी इक्वेशंस में डिवाइड कर दें, क्योंकि ये जो वर्क डन है, अभी तो वर्क डन है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए चलें। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो हमने वायर ले रखा उसका वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा, AL, बोलो। तो यहां पर भी हाफ YAL, बी अलर्ट, डेल्टा एल स्क्वायर, और यहां पर भी AL, लेफ्ट में भी AL और राइट में भी AL। तो यहां से आप देखिए
ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आ गया हाफ। y कांस्टेंट है, l और l दो बार आ गया। देखो जरा सेटिंग बनाओ यहाँ पे, डेल्टा l बाई एल का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ इंटू वाई, और डेल्टा l बाई एल क्या है, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये हम लोगों ने लीनियर ऑब्जेक्ट पर होने वाले वर्क डन को निकाला है पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स सारा का सारा काम जो है एक्सटर्नली कर रहा है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा लेने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स के हट जाने के बाद यही सेम वर्क कौन करेगा, स्ट्रेस करेगा ना। यानी कि अब आपने सोच लिया, अब आपको सोच लेना चाहिए कि मेरे डिफॉर्मिंग के हटा लेने के बाद यही सेम वर्क जो है ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्ट्रेस वाला जो पैरामीटर है वो करेगा। तो यानी कि हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझो, ये सारा काम जो तुमने किया है वो एक्सटर्नली किया है, लेकिन जैसे तुम डिफॉर्मिंग हटाओगे और आप पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी, तो सारी चीजें फिर से मैनेज होंगी ना, और नेट क्या होता है, जीरो। अगर एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा करके वो वैल्यू आपकी 50 है, तो स्ट्रेस जब ये सारा फीचर्स करेगा तो क्या होगी, -50। तो इसका मतलब है इस मटेरियल के अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो इस काम को अंजाम देगी। किस काम को, कि हमारे एक्सटर्नल एफर्ट्स के अपोजिशन में सारा काम होगा। तो उसके अंदर की जो ये कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है? अब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जितना हमने एनर्जी निकाली है पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी ही उसके पास भी होगी। क्लियर ये बात? तो अपना जो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का पूरा डेरिवेशन करने को आता है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करके दिखाया। इसको अभी और लुक वाइज चेंज करेंगे। इसका एक फार्मूला और भी आता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला और आता है, क्या, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। उसको भी कन्वर्ट करते हैं अभी। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए या इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस लिख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखो आप 2 लाइनें पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताएं क्या है। कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या डेफिनेशन है सुनिए। इलास्टिक मटेरियल में जो ये एबिलिटी होती है अगेंस्ट द वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, इलास्टिक मटेरियल में एक्सटर्नल एफर्ट्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये एबिलिटी उनको कहां, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन ड्यू टू इलास्टिसिटी, अंडरलाइन करना, ड्यू टू इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, लास्ट टाइम पे डिस्कस किया। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन ड्यू टू इलास्टिसिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल एफर्ट्स, अगेंस्ट द एक्सटर्नल एफर्ट्स, अगेंस्ट द एक्सटर्नल एफर्ट्स को भी अंडरलाइन कर लो। तो पूरा अभी तक की जो आपने बात लिखी हुई है उसको मैं एक फ्लो में बोलता हूं। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन ड्यू टू इलास्टिसिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल एफर्ट्स, कॉमा, इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में कैपिटल यू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में कैपिटल यू। बिल्कुल फ्रेश लाइन पर आइए, नेक्स्ट लाइन पर आइए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is called elastic potential energy density, elastic potential energy density, elastic potential energy density ब्रैकेट में स्मॉल यू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ब्रैकेट में स्मॉल यू, छोटा स्मॉल वाला यू बनाइए, स्मॉल यू, वी नहीं बनाना, स्मॉल यू। आपकी अपनी फिजिक्स में एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हम कैपिटल यू से लिखेंगे, और एक होता है एनर्जी डेंसिटी जिसको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल यू से। ठीक है ना। तो देखो अभी जब हम पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कर रहे थे तो हम यहां पर आए थे, यहां पर आए थे, उसके बाद में हमने बात को और बढ़ाया आगे। तो ये क्या लिखा है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और तुमने अपनी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वर्क डन को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरीके से ये क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, स्मॉल यू निकाला है ना, बोलो यार। तो आप अपना प्रोसेस फॉलो करिए, डेरिवेशन कंप्लीट करिए। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू होता है कैपिटल यू अपॉन में वॉल्यूम, इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में वॉल्यूम, इज इक्वल टू आया है हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन पूछ लूं तो अब आप एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन जनरल वे में बता सकते हो, रेशियो ऑफ वर्क डन एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए इसको उस जाने पहचाने अंदाज में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये कैसे आया, इधर साइड में एक्सप्लेनेशन है। स्मॉल यू इज इक्वल टू है हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है। तो एक स्ट्रेन वहां से खाली कर लो और वाई के साथ एंगेज कर दो और एक स्ट्रेन आपका बच जाएगा। अब यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इंटू स्ट्रेन। तो लीजिए यहां पे आ गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। गलती कहां पर होगी कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आप जो है ये भूल जाओगे कि इस स्मॉल यू में एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। भाई ये स्मॉल यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। केवल एनर्जी पूछी जाए तो वॉल्यूम से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई इसको तुरंत ओपन करो यहाँ पे, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो इस बात का बस ध्यान देना है आपको। हो गया ये, तो उसको फाइनल सिचुएशन तक भी पहुंचा दीजिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन आपने कर ली है। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिसको कि हम कॉन्सेप्ट बना करके आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। इलॉन्गेशन इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, और जो रीजन है वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। तो एक वायर इमेजिन कर लिया जाए,
हाँ, तो हम लोग इस समय जो है चीज़ों को फिनिशिंग टच देते हुए नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किया जाए। ये देखिए एक वायर ले लिया मैंने, वायर पर उसका वेट काम कर जाए, इसके लिए तुमको इसको कैसे सस्पेंडेड करना पड़ेगा? वर्टिकली ही सस्पेंडेड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको हुक से वर्टिकल सस्पेंडेड कर दिया। वायर की जो अपनी लेंथ है क्या मान ली जाए? L मान लिया जाए। और इसका जो वेट है, वेट ऑफ वायर दैट इज W, और W बराबर क्या होगा? M इंटू G। तो यहां पर M क्या हो गया? मास ऑफ वायर। जरूरत पड़ेगी तो मास को ब्रेक करने की हैबिट रखो। मास बराबर क्या होता है भैया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वायर कैसे होते हैं? देखने में तो सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लंबाई। तो वायर में क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा ही सही, लेकिन होगा तो मान लिया A है, और लेंथ तो तुमने L मान ली है, और डेंसिटी क्या ले ली? लो। तो डेंसिटी रो ले ली। जैसे हमने इसको वर्टिकल सस्पेंडेड किया, तो जो वेट नाम का फोर्स है वो कहाँ काम करता है? सेंटर ऑफ मास पर। तो वेट नाम का फोर्स तुरंत एक्शन में आ गया, W फॉर वेट। इसने वायर को खींचना शुरू कर दिया। वेट जो है, लंबाई वाले जो लेंथ वाले मटेरियल्स होते हैं, उनके वेट कहाँ काम करते हैं? सेंटर ऑफ मास पर। और उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? मिडिल पॉइंट पर। तो वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो देखो ये जो वेट है वो कितनी लेंथ में एक्शन दिखा रहा है? L/2। ये वेट जो है जिस लेंथ को खींचने की कोशिश करेगा वो लेंथ कितनी होगी? L/2। ये बात क्लियर है ना? ये वेट केवल L/2 लेंथ को जो है खींचने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से इलोंगेशन आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो हमारे पास में फंडा है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो क्लास मुझको ये बताए कि हम इस फंडे को क्यों सोच रहे हैं? वाई वी नॉट काउंट द बल्क मॉडुलस, क्योंकि यहां पर लेंथ है ना ऑब्जेक्ट में, मेनली लेंथ है, तो इसलिए यंग मॉडुलस की ही बात करेंगे। स्ट्रेस में छिपा हुआ है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन में छिपा हुआ है डेल्टा L बाई L स्टार। नाउ बी अलर्ट, L स्टार। यहां पे डेल्टा L का मतलब है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये लेंथ का चेंज होता है, और ये क्या होता है? इनिशियल लेंथ। और यहां पर हमने इनिशियल लेंथ को L स्टार लिखा है। ये आया F इंटू L स्टार अपॉन डेल्टा L इंटू A। इस डेल्टा L को इलोंगेशन कहेंगे। तो L स्टार की वैल्यू यहां कितनी है? या डेल्टा L निकालें पहले हम यहां से। तो डेल्टा L बराबर आ जाएगा F इंटू L स्टार अपॉन में A इंटू वाई। L स्टार क्या है? इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ कौन सी? जिसमें चेंजेस आएंगे। देखो ओवरऑल तो मेरे वायर की लेंथ कितनी है? L, लेकिन जो वेट ने जो चेंज डाला है, जो वेट ने चेंज किया है, वो केवल किस पर किया है? L/2 पर किया है। तो वेट के करस्पॉन्डिंग देखा जाए भाई, डिफॉर्मिंग लगने के बाद लेंथ में जो चेंज आया, तो डिफॉर्मिंग लगने से पहले जो लेंथ थी, तो डिफॉर्मिंग जो ये वेट है W, उसके करस्पॉन्डिंग देखो तो लेंथ केवल कितनी है? L/2। आपका डिफॉर्मिंग पूरी L पे काम नहीं कर रहा है, आपका डिफॉर्मिंग केवल किस पर काम कर रहा है? L/2। तो इनिशियल लेंथ क्या बनेगी? L/2। L स्टार का मतलब समझ में आया? तो यहां पर L स्टार का मीनिंग है L/2, और यहां पर लिखा मैंने A इंटू वाई। नहीं क्लियर हुई हो बात तो बताइएगा। इलोंगेशन मतलब डिफॉर्मिंग लगेगा। डिफॉर्मिंग किस लंबाई पर लगा है? डिफॉर्मिंग केवल L/2 लेंथ पर लगा है, इसलिए
इसकी जो लड़ाई है, इसको जो डिफॉर्मिंग की जो लड़ाई है वो केवल किससे है, L/2 से। जो W खींचेगा वो किसको खींचेगा, L/2 का, L/2 को ही खींचेगा, तो इनिशियल जो लेंथ है वो क्या बनेगी, L/2। इसीलिए मैंने यहाँ पे अटेंशन मोड में L* लिखा था, कहीं आप इस वाले L को इस वाले L से मैच ना कर दो। और इसीलिए स्ट्रेन का फार्मूला भी आपको बताया कि नीचे इनिशियल लेंथ, ऊपर चेंज, तो चेंज कितने में हुआ उसके करस्पॉन्डिंग वाली लेंथ को इनिशियल लेंथ कहा जाता है। आपके पास में वायर जो है सपोज कर लो 100 मीटर लंबा है, लेकिन केवल उसकी 2 मीटर लेंथ में ही चेंज लाए हो, तो जो इनिशियल लेंथ है वो केवल कितनी बनेगी, 2 मीटर। अब यहां से और आगे चलते हैं, फोर्स को ब्रेक कर देते हैं। तो डेल्टा L इज ए इलॉन्गेशन L/2ay। नाउ व्हाट इज F? F इज ए फोर्स, फोर्स कितना है, mg, नीचे की तरफ वेट है जो, तो यहां से डेल्टा L बराबर L/2ay और mg, m फॉर मास है, al रो, तो al रो और ये g, तो यहां से a से एक कैंसिल हो गया, इलॉन्गेशन आ गया, रो g L² अपॉन 2 कैपिटल Y। तो अपने खुद के वेट की वजह से जो इलॉन्गेशन आया वो ये है। हुक्स लॉ क्या होता है इसको जानते हैं, और इलास्टिक कर्व क्या है इसको भी जानते हैं। हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं, इलास्टिक लिमिट समझते हो ना, बता चुका हूं, चलो ज़रा मैथमेटिकल वे में इलास्टिक लिमिट बताओ क्या है। इलास्टिक लिमिट इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एट विच और बिलो विच जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक, और उसके ऊपर चले जाएं तो प्लास्टिक। तो ये रहा इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशंस का रिवीजन। मैथमेटिकल वे में अगर आप लिखना चाहोगे तो बस इतनी सी ही बात लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट में रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, नॉट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। और ये है आपका हुक्स लॉ, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ग्राफ पेपर तैयार करें और यहां पर स्ट्रेन ले लें और यहां पर स्ट्रेस ले लें और आपसे कहें कि जरा कैलकुलेशंस कर देना, आप लिमिट में हो, लिमिट से ऊपर नहीं जाना, इलास्टिक लिमिट के नीचे ही हो, तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती है। और इधर हमको जो है बेसिक आइडिया है कि अगर y और x में प्रोपोर्शनलिटी है तो x और y का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, तो यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हुक्स लॉ पहले आप कॉपी कर लें, लिख लें पहले आप।